आई एम सस्मित मौर्य। जैसा कि आपको सोशल वॉरियर चैनल में मैं इस सीरीज में क्लास 12 के एनसीईआरटी को कवर करवा रहा हूँ, सेकंड चैप्टर को। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने अर्ली स्टेट्स के फॉर्मेशन से रिलेटेड जो टॉपिक है 2.1 उसको हमने स्टार्ट कर दिया था 16 महाजनपद के बारे में। तो बेसिकली टुडे वी आर डाइविंग इनटू द fascinating world of ancient India, where powerful kingdoms rose and shaped our history. आज की क्लास में स्टूडेंट्स, जो कि लास्ट क्लासेस में मैंने आपको बताया है, आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द अर्ली वैदिक सिविलाइजेशन, small communities began to evolve into larger, more and complex societies. This transformation gave birth to the earliest states, some of which grew into mighty kingdoms, जिन्हें हमने एनसीईआरटी में 16 महाजनपद के नाम से हम लोग जानते हैं। तो बेसिकली वैदिक सिविलाइजेशन के डिक्लाइन के बाद जो छोटे छोटे ट्राइबल्स कम्युनिटीज होती हैं बिगेन टू इवॉल्व इनटू लार्जर मोर कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज। उनका जो विस्तार होता है बेसिकली वो बड़ा होने लगता है, लार्जर वे में उनका एक्सपेंशन होता है। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है गिव बर्थ टू द अर्लीस्ट स्टेट्स। यही रीजन बनता है अर्लीस्ट स्टेट्स के बर्थ का। जो हमारे एशियंट इंडियन हिस्ट्री में जो सबसे पहले स्टेट्स हैं उनके बर्थ का रीजन बनता है ये जो छोटे छोटे ट्राइबल्स होते हैं, जब उनका एक्सपेंशन होता है तो वहीं से वो ट्राइबल्स जो होते हैं, जो अलग अलग सोसाइटीज होती हैं, उनका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है ओवर अ टाइम अर्लीस्ट स्टेट्स में। तो एशियंट इंडियन हिस्ट्री में 16 महाजनपद के कॉन्सेप्ट को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें 2.1 जो हमारा पैराग्राफ है वो हमने थोड़ा कवर कर लिया है, जिसमें हम लोगों ने 16 महाजनपद देखे थे। द 16 महाजनपद द अर्लीस्ट सोसाइटीज 2.1, जिसमें हम लोगों ने 6th सेंचुरी बीसी, ये एक बहुत ही मेजर टर्निंग पॉइंट है अर्ली इंडियन हिस्ट्री का। ये एक ऐसा इट इज एन इरा एसोसिएटेड विथ अर्ली स्टेट्स। तो 6th सेंचुरी बीसी हमारे अर्ली स्टेट्स से संबंधित एक टाइम ऑफ पीरियड है, जिसमें आयरन का भी यूज हो रहा है, जिसमें कॉइन एज का डेवलपमेंट आपने देखा लास्ट क्लास में। मैंने आपको पैराग्राफ करवा दिया है, चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप लेक्चर 3rd को वॉच कर सकते हैं, जिसमें मैंने ऑलरेडी काफ़ी डीप डाइव करवाया है आप लोगों को। उस कंटेक्स्ट को बिल्कुल क्लियर आपको मैंने समझाया है। आज हम लोग इसी को कंटिन्यू करेंगे, इसी पैराग्राफ को। और लास्ट क्लास का थोड़ा सा हम रिकॉल करना चाहेंगे कि आपके the development of coinage, it also witnessed the growth of diverse system of thought including Buddhism and Jainism. Early Buddhist and Jain text mention, तो आपके जो बुद्धिस्ट और जैन टेक्स्ट हैं उसमें मेंशन है कई सारी चीजें मेंशन है। उसमें से मेंशन है 16 स्टेट्स का, जो महाजनपद के तौर पर इंडियन हिस्ट्री में जाने जाते हैं। अर्ली इंडियन हिस्ट्री में महाजनपद, तो महाजनपद के टॉपिक को हम लोग डिस्कस कर रहे थे। आज की क्लास में उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। और ये स्टूडेंट्स, दीज अर्ली स्टेट्स वर द 16 महाजनपद। दे आर ऑल पावरफुल किंगडम्स एंड रिपब्लिक्स दैट स्टेड अक्रॉस नॉर्दर्न इंडिया। जो आपका पूरा इनका जो विस्तार मिलेगा वो नॉर्दर्न इंडिया में आपको दिखेगा। इन 16 महाजनपद का मेन जो इनका एक्सपेंशन है वो नॉर्दर्न इंडिया में आपको दिखाई देता है, उत्तर भारत में। ये सारे काफ़ी पावरफुल किंगडम्स थे। इनमें से मोस्टली में आपको मोनार्की सिस्टम मिलेगा, और सब में कुछ ऐसे भी थे महाजनपद जिसमें रिपब्लिक सिस्टम हमें देखने को मिलता है। एनसीईआरटी में वो गन
और संघ के नाम से आपको दिया गया है। इनके फीचर्स की बात करें तो ईच हैड इट्स यूनिक गवर्नेंस, कल्चर एंड एम्बिशन। हर एक महाजनपद का एक अपना गवर्नेंस का यूनिक मेथड, उनका अपना कल्चर, उनके एम्बिशंस। तो हम लोग इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे और इसी को लेट्स एक्सप्लोर। और इसमें मेन जो आपका स्टोरी में रहेगा, मगध को हम लोग बहुत ही डीप एक्सप्लोर करेंगे फर्दर क्लासेस में। वो लेक्चर 5 या 6 में हम मगध के बारे में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। 16 में से मगध का एनसीईआरटी में दिया गया है, तो वो हमारे फर्दर क्लासेस में उसे कंटिन्यू हम लोग करेंगे। तो मैं आपको लोकेशन ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में ही मैंने आपको करा दिया था, तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और 16 महाजनपद को एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। बार बार मैं करवा रहा हूँ। आपका अंग प्रदेश, अवंती, तो हमारे 16 जो महाजनपद हैं वो कौन कौन से हैं? तो अंग प्रदेश, अवंती, चैदी, गंधार, कुरु, कौशल, काशी, कंबोज, मगध। तो मगध को एनसीईआरटी में हम लोग एक्सप्लोर करेंगे, इसके बारे में काफ़ी कुछ जानेंगे, डिस्कस करेंगे मगध के बारे में। मत्स्य, मध्य प्रदेश, पंचाल, सूरसेन, वश, वजी, वंग प्रदेश, और साउथ इंडिया में एक आपका अस्मक, विंध्याचल के साउथ में अस्मक आपको मिलेगा। तो हम लोग इन महाजनपदों का क्या एक आपको फीचर क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, कि ये जितने भी महाजनपद हैं, आपको ये एनसीईआरटी में जब आप इसको स्टडी करेंगे अच्छे से, तो आप ये समझ पाएंगे कि ईच हैड इट्स यूनिक, आई कैन से दैट ईच हैड इट्स यूनिक गवर्नेंस। इन सबका एक यूनिक गवर्नेंस, कल्चर एंड एम्बिशंस। इनके एम्बिशंस भी थे, जैसे मगध में आपको दिखेगा कि बहुत सारे इनके जो किंग थे, काफी एम्बिशियस किंग थे, जिसकी वजह से मगध पावरफुल बनता है। महत्वाकांक्षी राज्य है ये महत्वाकांक्षा रखते हैं, अपने एक्सपेंशन का महत्वाकांक्षा रखते हैं। बेसिकली एक दूसरे से फाइट भी करते हैं ज़्यादा रिसोर्सेस को कंट्रोल करने के लिए, तो युद्ध वगैरह भी होंगे, बिना तो आप उसके नहीं कर पाएंगे जी। तो इनके बीच में कुछ अलाइंसेस भी थे, कॉन्फ्लिक्ट भी होते थे, और जिससे पूरा एशियन इंडियन हिस्ट्री में आपको सब कुछ पढ़ने को मिलेगा। तो आज की क्लास को हम लोग और ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं इस टॉपिक को। तो यहाँ तक मैंने आपका पैराग्राफ 1 तक ये सब मैंने करा दिया था कि वाइल मोस्ट महाजनपद। तो क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि अधिकतर जो महाजनपद थे वह रूल्ड बाय किंग, सम नोन एज गण या संघ। तो अधिकतर जो महाजनपद थे वहाँ पर किंग का रूल था, और कुछ में आपका रिपब्लिक सिस्टम था, जो उस समय गण या संघ के नाम से जाना जाता था, वर ओलिगार्की सिस्टम। तो ओलिगार्की एक क्वेश्चन भी है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मोनार्की एंड ओलिगार्की सिस्टम। क्लास 12 बोर्ड एग्जाम के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकता हूँ मैं, कि जिसमें कि आपका मोनार्की और ओलिगार्की जो सिस्टम है उसके डिफरेंस की बात की गई है। ठीक है, आपको वेरी शॉर्ट आंसर में मिल जाएगा कि मोनार्की सिस्टम और ओलिगार्की सिस्टम में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है। तो मोनार्की सिस्टम में जो पावर होती है स्टूडेंट्स, वो कंट्रोल होती है, उसमें 1 पर्सन के द्वारा ही उसको कंट्रोल किया जाता है। मोनार्की सिस्टम में एक राजा होता है या रानी होती है, उसी में वो पावर को कंट्रोल करता है। ओलिगार्की सिस्टम में बेसिकली क्या होती है कि जो पावर होती है, क्लियर दिया गया है कि ओलिगार्की सिस्टम में क्या है कि वेयर पावर वाज शेयर्ड बाय नंबर ऑफ मेन, जिसमें पावर को शेयर किया जा रहा है। पावर वाज शेयर्ड बाय ए नंबर ऑफ मैन, जिसमें पावर शेयर हो रही है कई सारे लोगों के बीच में। ऑफन कलेक्टिवली कॉल्ड
राजाज, जिन्हें हम उन सबको राजा कहा जा रहा है, जिनके बीच में पावर शेयर हो रही है, उन सबको हम राजा कह रहे हैं। तो महावीर और जो बुद्ध हैं वो इसी तरीके के एक रिपब्लिक महाजनपद से बिलोंग करते थे। उसके लिए एनसीईआरटी में गण या संघ टर्म दिया गया है जिसे हम यूज कर रहे हैं, बिलोंग टू सच गण। तो आप कहते हैं ना इंडिया इज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, तो आपको थोड़ा सा ओलिगार्की सिस्टम में डेमोक्रेसी के आपको फीचर्स दिखाई देंगे। डेमोक्रेसी में क्या होता है कि पावर को हमें शेयर करना है। इंडिया के बारे में आपने सुना, दुनिया भर और हम सब लोग कहते हैं कि इंडिया इज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, भारत लोकतंत्र की जननी। तो वो हम इसी बेस पर कहते हैं इंडिया, ये जो सिस्टम हमारे यहाँ चलता था 600 BCE, आप सोचिए कितने हजार साल पहले हमारे यहाँ डेमोक्रेसी का बर्थ हो चुका था। हमारे उस टाइम ऑफ पीरियड में शायद लोगों को डेमोक्रेटिक सिस्टम की समझ थी कि पावर को शेयर करना चाहिए। तो कुछ स्टेट्स में पावर शेयरिंग भी हमको दिख रही है, और एनसीईआरटी कह रही है कि जो बुद्ध और महावीर हैं वो इसी तरीके के महाजनपद से बिलोंग करते थे। ओके, तो फॉर इन सम इंस्टेंसेस इन द केस इन द वजी संघ, तो वजी जो आपका महाजनपद है वो एक रिपब्लिक था, वजी संघ, जिसमें द राजाज वर प्रोबेबली कंट्रोल रिसोर्सेज सच एज लैंड कलेक्टिवली। तो जितने भी राजाज होते थे कलेक्टिवली, जिनके बीच में पावर शेयर होती थी, उन सबको हम राजाज कह रहे हैं। तो प्रोबेबली वही लोग, उनके पास सारी चीज़ों का कंट्रोल होता था। और although their stories are often difficult to reconstruct due to the lack of sources, जबकि इनके इतिहास को फिर से रिकंस्ट्रक्ट करना काफ़ी कठिन है क्योंकि लैक ऑफ सोर्सेस की काफ़ी कमी है। हमारे पास इतने सोर्सेज अवेलेबल नहीं है ड्यू टू द अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया। भारत का शहरीकरण हो गया, तो आप एक्सकवेशन करेंगे कहाँ पे? एक्सकवेशन आप करेंगे, जमीन को आप एक्सकेवेट करेंगे। तो इंडिया में तो इतना पॉपुलेशन है, ठीक है, हमारी सिटीज इमर्ज हो गए, अर्बनाइजेशन हो गया मॉडर्न इंडिया का। तो आप पुरानी चीज़ों को जानने के लिए नए सोर्सों को आप कैसे एक्सकेवेट कर सकते हैं? तो जिसकी वजह से बेटा लैक ऑफ सोर्सेस है, ठीक है। जो हमारा सोर्स है वो सब जमीन में दबा हुआ है आज भी। सम ऑफ दीज स्टेट्स लास्टेड, लेकिन फिर भी हमारे पास इतने तो हमको सोर्सेज मिल ही गए हैं जिससे वी कैन से दैट कि इनमें से कुछ ऐसे भी महाजनपद थे जो हजार हजार वर्षों तक सरवाइव कर गए, फॉर नियरली 1000 ईयर। ओके, तो ये लास्ट क्लास का लास्ट लेक्चर, जो लेक्चर 3 है आपके चैनल पर अवेलेबल, उसको मैंने क्विक रिवीजन आपको मैंने दिया है, ठीक है। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओके, जिसमें हम लोग देखते हैं, ये आपका मैप है। मैप में आपको लोकेशन ऑलरेडी मैंने बता रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। और आपको मैं बता दूंगा कि कौन कौन से मैप वर्क हमें उसको रेडी करने हैं। तो एक बार इनकी लोकेशन हम देख लेते हैं फिर से। तो आपका कंबोज, गंधार, और देन आपका कुरु, पंचाल, सूरसेन, मस, अवंती, चेदी, वस, कोसला, मगध, वजी, मल, अंग प्रदेश, वंग, और ये आपका असमक। ठीक, तो बेसिकली ये आपके महाजनपद की लोकेशंस हैं। ओके, तो आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास को आपको रिवीजन भी मैंने रिवीजन करवा दिया है। ओके, तो अब हम लोग महाजनपद के फीचर्स की बात करेंगे। आज की क्लास में फीचर पर हमारा फोकस रहेगा कि इन महाजनपदों के फीचर्स क्या थे। तो ईच महाजनपद हैड अ कैपिटल सिटी। ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स कि हर एक महाजनपद की एक कैपिटल सिटी होती थी। हर एक महाजनपद की एक कैपिटल सिटी होती थी। ईच महाजनपद हैड अ कैपिटल सिटी। ओके, ईच महाजनपद हैड अ कैपिटल सिटी which was often fortified, जो फोर्टिफाइड सिटी होती थी। ओके, ये जो सिटी होती थी इनकी कैपिटल सिटी, ये पूरी फोर्टिफाइड सिटी होती थी।
काफ़ी सुरक्षित शहर उसको बनाकर रखते थे। जैसे आज हम अपने शहरों को सिक्योरिटी का यहाँ पर आप देख रहे हैं सेंस दिया जा रहा है। आप शहर को फोर्टिफाइड कर रहे हैं। फोर्टिफाइड का अपना एक सिग्निफिकेंस होता है। आपने जब चैप्टर 1 डिस्कस किया था, जब चैप्टर 1 मैंने आपको हड़प्पा का सिविलाइजेशन मैंने आपको डिस्कस करवाया था चैप्टर 1, तो जिसमें आपने देखा था कि आपके मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा, इन दोनों शहरों के चारों तरफ आपको बाउंड्री वॉल मिलेगी। बाउंड्री वॉल आपको मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा में दिखाई देगी। उसमें आपका अपर सिटीज़ और जो लोअर सिटीज़ था उसको पूरी तरीके से चारों तरफ उसको बाउंड्री वॉल कर देना ताकि सिटी पूरी सुरक्षित हो जाए। तो आप फोर्टिफाइड वॉल अगर आप बना रहे हैं आप अपने शहर में, तो इसका मतलब है कि आपको कोई ना कोई सिक्योरिटी कंसर्न है। जैसे कि मैंने अभी बताया था कि महाजनपदों के बीच में वॉर होते थे। ये सारे एम्बिशियस महाजनपद थे, स्टेट्स थे, महत्वाकांक्षी थे, अपना एक्सपेंशन करना चाहते थे। तो एक्सपेंशन करने के लिए आपको युद्ध करना पड़ेगा, और युद्ध से यदि आपको अपनी प्रजा को, अपने राज्य को बचाना है तो आप क्या करेंगे, आप उसको किलेबंदी करेंगे। तो प्रत्येक महाजनपद की एक राजधानी होती थी जिसे प्रायः विच वॉज ऑफन फोर्टिफाइड, जिसे एक किले से घेरा जाता था। किलेबंदी आप कर रहे हैं अपने शहर का। तो जब आप बेटा एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो आपको बहुत ही एनालिसिस की नीड है। हमें एनालिसिस करना है हर एक चीज का। तो फोर्टिफिकेशन का क्या सिग्निफिकेंस होता है बेटा, सिक्योरिटी पर्पस होता है। और अगर आप फोर्टिफाइड कर रहे हैं सिटी का तो कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी है, आपको लग रहा है, अगर हमें सोर्सेज हमको ये बता रहे हैं कि शहरों का फोर्टिफिकेशन है, तो वी कैन से दैट कि सर अटैक या जो दूसरे महाजनपद हैं उनसे वॉर होने की संभावना है, युद्ध की। ओके, इसलिए हर एक शहर का फोर्टिफिकेशन आपको दिख रहा है। ओके, नेक्स्ट क्या देख रहे हैं, मेंटेनिंग दीज फोर्टिफाइड सिटीज। और ये जो किलेबंद शहर थे, जो किलेबंदी राजधानियां थी, आप सिटीज का मेंटेन करोगे कि नहीं करोगे। आज आप देखते हो कि आप हमारे लोगों की जो शहर है, तो हमारी जो लोकल गवर्नमेंट होती है सिटी के मेंटेनेंस पर एवरी ईयर कुछ ना कुछ पैसा खर्च करती है। तो शहरों का मेंटेनेंस भी आपको करना पड़ेगा। तो मेंटेनिंग दीज फोर्टिफाइड सिटीज, तो किलेबंदे राजधानियों के रखरखाव के लिए, इन शहरों के रखरखाव के लिए, एज वेल एज प्रोवाइडिंग फॉर शिफ्ट आर्मीज एंड ब्यूरोक्रेसीज रिक्वायर्ड रिसोर्सेज। तो किलेबंद राजधानियों के रखरखाव, प्रारंभिक सेनाओं और नौकरशाही के लिए आपको आर्मी रखनी पड़ेगी, आपको सेना भी मेंटेन करनी पड़ेगी, आपको नौकरशाही, आपको अधिकारी भी, आपको ये सब मेंटेन करना पड़ेगा, ब्यूरोक्रेट्स आपको मेंटेन करने पड़ेंगे। ठीक है, तो आप ये देख रहे हो कि हर एक महाजनपद की एक कैपिटल सिटी, वो कैपिटल सिटी किलेबंद है, बाउंड्री वॉल है शहर में, चारों तरफ से शहर को बंद किया गया है ऊंची ऊंची दीवारों से, फोर्टिफाइड सिटीज है। और आप सिटीज हैं तो अगर आपकी कैपिटल है तो आपको कैपिटल के लिए आपको आर्मी चाहिए, ब्यूरोक्रेट्स चाहिए, अधिकारी चाहिए, नौकरशाही चाहिए। तो क्या ये सब फ्री में हो जाएगा? नो सर, फ्री में नहीं होगा। आपको इसके लिए रिसोर्स चाहिए होगा, आपको संसाधन चाहिए ये सारी चीजों को मेंटेन करने के लिए। तो आप ये देखेंगे कि आपको आइडिया लग रहा होगा कि कितना रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट है। और जब आपको रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है, जब आपको एनसीईआरटी कह रही है कि इन महाजनपदों को, देखिए ये जो महाजनपद हैं, क्या एनालिसिस कर रहे हैं हम लोग स्टूडेंट्स, कि ये जो महाजनपद हैं इनको नीड है रिसोर्सेस की। और अगर रिसोर्सेस की नीड है तो ये नीड जो है ना, ये एक रीजन बनेगा। हर एक
स्टूडेंट हर एक महाजनपद ये चाहेगा कि उसके पास रिसोर्सेस का कंट्रोल हो, रिसोर्सेस के ऊपर कंट्रोल हो, ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल उसका होना चाहिए। हर एक महाजनपद ये कोशिश करेगा, ट्राई करेगा, अटेम्प्ट करेगा। वॉर की सिचुएशन क्रिएट होगी, आपको आर्मी मेंटेन करना है, आपको ब्यूरोक्रेट्स आपको रखने राज्य को चलाने के लिए, तो आपको रिसोर्सेस को कंट्रोल करना होगा। तो सारी लड़ाई रिसोर्सेस की है। एशियन टाइम से लेकर स्टूडेंट समझिए, हिस्ट्री हमें बताती है वर्तमान की स्थिति भी। एशियन टाइम से लेकर आप मॉडर्न टाइम तक आ जाइए, मॉडर्न टाइम तक 2024, आप ये देखोगे आज के दौर में भी जो वर्ल्ड में प्रॉब्लम चल रही है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, युद्ध चल रहे हैं वर्तमान में, उसका एक ही रीजन है, रिसोर्स ज्यादा से ज्यादा हर एक कंट्री चाहती है कि उसका कंट्रोल होना चाहिए रिसोर्स पर, क्योंकि जिसका सबसे ज्यादा कंट्रोल होगा रिसोर्स पर, वो कंट्री बनेगी सुपर पावर, वो कंट्री पावरफुल और बनी रहेगी। तो एशियन टाइम से लेकर मॉडर्न टाइम तक सर एक बात में बात बिल्कुल क्लियर हो गई, जो भी वॉर होते हैं, जो भी युद्ध हुए सर पुराने समय से लेकर आज तक, उसका एक ही रीजन है स्टूडेंट्स, वो है रिसोर्स पर कंट्रोल। और महाजनपद की स्टोरी में अपने इंडियन हिस्ट्री के महाजनपद की स्टोरी में हम ये देखेंगे कि इन 16 महाजनपदों में, फर्दर क्लासेस में आपको मिलेगा बीसी पैराग्राफ में, कि इन 16 महाजनपद में स्टूडेंट्स एक महाजनपद होगा मगध। जो मगध होगा वो सबसे पावरफुल होगा, सबसे पावरफुल महाजनपद। वाई? तो आप तो इस आंसर को देने के एबल हो चुके हैं कि मगध क्यों इतना पावरफुल है। मगध को आप देखेंगे, मगध एज अ पावरफुल सेंटर के रूप में आपको एनसीईआरटी में दिया गया है। तो मगध क्यों वाई, मगध क्यों ताकतवर है? क्योंकि मगध के पास रिसोर्सेस की पर कंट्रोल इन 16 महाजनपदों में से सबसे अच्छा रिसोर्सेज पर कंट्रोल मगध का होगा। तो आपकी पहली लाइन से ही सारा डिस्कस हो गया। तो एनसीईआरटी को हम इसी तरीके से स्टडी करते हैं, बहुत ही डीप एनालिसिस किया जाता है ताकि एक एक जो पॉइंट है क्लियर हो जाए। सीयूटी एग्जाम के लिए या जो भी हमारे फ्रेंड्स या दूसरे स्टूडेंट देख रहे हैं, अदर कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एनसीईआरटी को अच्छे से डीप करना चाहते हैं, उसे अच्छे से क्लियर करना चाहते हैं हर एक पॉइंट्स को, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी क्लास को आप लोग शेयर भी करें ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छे से कंटेंट और भी ज़्यादा डिस्कस कर सकूं। तो आपने ये देखा कि इन सारी चीज़ों को मेंटेन करने के लिए आपको आर्मी, ब्यूरोक्रेट्स, इन सबको आपको ज़रूरत पड़ेगी। रिक्वायर्ड रिसोर्स हाईलाइट करें बोल्ड के स्टूडेंट, आपको रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है। तो आपको रिसोर्स की क्यों ज़रूरत है? रिसोर्स की नीड, तो आपको रिसोर्स की क्यों नीड है? पॉइंट नंबर 1, आपको आर्मी मेंटेन करनी है। पॉइंट नंबर 2, आपको ब्यूरोक्रेट्स मेंटेन करने, ब्यूरोक्रेसी को आपको मेंटेन करना है, आर्मी मेंटेन करनी। तो आपको इसलिए रिसोर्सेस की नीड होगी। ओके, नेक्स्ट, फ्रॉम 6th century BCE onwards, फ्रॉम 6th century BCE onwards, लगभग 6ठी शताब्दी के आसपास 6th century BC पूर्व से ब्राह्मण्स बिगेन कंपोजिंग संस्कृत टेक्स्ट नोन एज द धर्मसूत्र। ब्राह्मणों ने धर्मशास्त्र नामक
ग्रंथों की रचना शुरू की। 6th सेंचुरी बीसी ऑनवर्ड से 6th सेंचुरी बीसी ऑनवर्ड से क्लास 12 स्टूडेंट्स हाईलाइट करेंगे। 6th सेंचुरी बीसीई ऑनवर्ड से शताब्दी से जो ब्राह्मण्स थे, ब्राह्मणों ने कंपोजिंग संस्कृत टेक्स्ट नोन एज द धर्मसूत्र, संस्कृत के ग्रंथों की रचना शुरू कर दी। धर्मशास्त्र नामक ग्रंथों की रचना शुरू की, नोन एज धर्मसूत्र शास्त्र। तो धर्मशास्त्र नामक ग्रंथों की उन्होंने रचना शुरू कर दी थी ब्राह्मण्स ने 6th सेंचुरी बीसी से। इसकी क्या नीड है सर, धर्मशास्त्र की? इतना इसका क्या व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ धर्मशास्त्र? ब्राह्मण्स, तो आपको देखिए इंपॉर्टेंट, आपको वर्णा सिस्टम मिल रहा है। आपको 6th सेंचुरी बीसी में, वैसे तो आप चैप्टर थर्ड में पढ़ेंगे वर्ण सिस्टम, लेकिन आपको एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़नी आनी चाहिए। हाउ टू रीड, हाउ टू स्टडी, ये हमारा क्लियर होना चाहिए, हमें कैसे पढ़ाई करनी है। तो 6th सेंचुरी बीसी से हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर ब्राह्मण्स का जिक्र आ गया है कि 6th सेंचुरी बीसी ऑनवर्ड से जो ब्राह्मण्स थे उन्होंने जो ग्रंथ हैं उनको कंपोज करना शुरू कर दिया, ग्रंथों की रचना शुरू कर दी है, धर्मशास्त्र ग्रंथों की। तो आप अगर ब्राह्मण शब्द मिल रहा है तो आप इसको अंडरस्टैंड करने में सक्षम है कि सर वर्णा सिस्टम 6th सेंचुरी बीसी में एग्जिस्ट करता था, जिसमें ब्राह्मण्स होंगे, क्षत्रिय होंगे, शूद्र, वैश्य और अनटचेबल से एक कैटेगरी थी दलित। तो आपको जाति व्यवस्था देखने को मिल रही है। मेंशन इस चैप्टर में इतना नहीं है, नेक्स्ट चैप्टर में होगा। सोसाइटी वाले जब हम चैप्टर को पढ़ेंगे, वर्ण सिस्टम उसमें है 3rd चैप्टर में आपका। लेकिन 6th सेंचुरी बीसी से हमें इंडिकेशन मिल रहा है कि ब्राह्मण्स हैं तो क्षत्रिय भी होंगे, वैश्य हैं, शूद्र हैं, दलित भी होंगे। ओके, तो ब्राह्मण्स ने 6th सेंचुरी बीसी ऑनवर्ड से संस्कृत के जो ग्रंथ थे धर्मसूत्र, उनकी रचना शुरू कर दी। ओके, अब इसमें क्या था, धर्मसूत्र में होता क्या था? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ धर्मसूत्र फॉर द किंग्स? राजा के लिए उसका क्या महत्व था? यस और नो? तो क्वेश्चन हमारा है कि व्हाट वाज द importance of धर्मसूत्र फॉर किंग? राजा के लिए उसका क्या इंपॉर्टेंस था, या सर सोसाइटी के लिए धर्मसूत्र का क्या महत्व था, समाज के लिए? क्योंकि धर्मसूत्र अगर ब्राह्मण उनकी ग्रंथों की रचना कर रहे हैं, जैसा कि नाम है धर्मसूत्र, कहीं ना कहीं ये सोसाइटी के लिए एक लाइक अ कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप हमको दिख रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन टाइप का दिख रहा है, जिसके नियमों का पालन करना है। राजा के साथ साथ समाज को भी शायद करना होगा। आज हमारे देश में हमारी जो सोसाइटी किसका पालन करती है? कॉन्स्टिट्यूशन का। कॉन्स्टिट्यूशन में जो नियम दिए गए उसके अकॉर्डिंग हम लोग एक्ट, हमारा देश चल रहा है, उस नियमों को हम सभी लोग फॉलो कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन हमने बनाया है, तैयार किया है देश को चलाने के लिए। तो उस टाइम में भी आप देखिए समाज और राजा के लिए नियम बनाए गए हैं, ये उसका महत्व है। व्हाट वाज द इंपॉर्टेंस ऑफ धर्मसूत्र फॉर किंग एंड सोसाइटी? तो इसमें बेटा आप देखिए एनसीईआरटी क्लियर कह रहा है कि दीज लेट डाउन नॉर्म्स फॉर रूलर्स। इसमें शासक सहित, शासक के साथ साथ
एज वेल एज अदर सोशल कैटेगरी। इंपॉर्टेंट है भाई, डिस्कस करा रहा हूं आगे से आगे आपको क्लियर। एक एक लाइन बिल्कुल आपको एनसीईआरटी का डीप एनालिसिस। तो आप देखिए कि क्लियर बता रहा है कि दीज लेट डाउन नॉर्म्स, इसमें नियम होते थे किसके लिए? तो बेसिकली इन धर्म शास्त्रों में नियम होते थे राजा के लिए, और राजा के साथ साथ एज वेल एज अदर सोशल कैटेगरी, और जो दूसरे सामाजिक आपके वर्ग हैं, समाज के जो दूसरे वर्ग हैं उनके लिए सोशल कैटेगरी, उनके लिए भी ये नियम है, उनके लिए नॉर्म्स है, ये नियम बनाए गए सोशल कैटेगरी के लिए। तो वो अदर सोशल कैटेगरी क्या है? वो यही तो है ना, ये है आपकी सोशल कैटेगरी। तो किंग के लिए, सोसाइटी के लिए हमें क्या पता चल रहा है धर्मसूत्र का क्या इंपॉर्टेंस है किंग और सोसाइटी के लिए? तो हमें आंसर में क्या समझ में आ रहा है कि इसमें नॉर्म्स है, नियम है किंग और अदर सोसाइटी के लिए, अन्य समाज के लिए। ठीक है, डिफरेंट क्लासेस के लिए। नेक्स्ट, as well as other social category who were ideally expected to be Kshatriya, rulers were advised to collect taxes and tribute from cultivator, trader and artisans, were resource also procured from pastoralists and forest peoples. Very important. तो who were ideally, इसमें अपेक्षा की जाती थी, who were ideally expected, इसमें अपेक्षा की जाती थी कि वो शासक, इसमें क्या अपेक्षा की जाती थी? who were ideally expected to be क्षत्रिय, expected to be क्षत्रिय। चैप्टर थर्ड में भी आप देखोगे, सी आल्सो चैप्टर थर्ड, बार बार मैं जिक्र कर रहा हूँ, चैप्टर थर्ड में आप सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें 600 BC से लेकर 600 CE तक का समाज कैसा था, उसमें सामाजिक नियम कैसे थे। चैप्टर थर्ड पूरा उसी से बिलोंग करता है। तो चैप्टर इसमें क्या बताया जा रहा है यहाँ पर कि क्षत्रियों से ये अपेक्षा की जाती थी कि जो शासक होंगे, जो शासक होंगे वो क्षत्रिय वर्ग से ही होंगे, जो शासक होंगे वो क्षत्रिय वर्ग से ही होंगे। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे वर्ण सिस्टम को डिस्कस करूंगा, जो उस समय 600 BCE ऑनवर्ड से स्टार्ट हुआ था। ये जातीय व्यवस्था जिसमें आपके ब्राह्मण से, एक आपके क्षत्रिय थे, शूद्र, वैश्य और एक अनटचेबल ग्रुप था, एक आपका अनटचेबल ग्रुप था, जिसे हम बेसिकली क्या कह रहे हैं? दलित। ओके, इसे अनटचेबल माना जाता था, दलित को डिस्क्रिमिनेशन था। अब धर्म सूत्र में क्या है? जो आपकी धर्म शास्त्र है उसके अनुसार, मतलब उस समय के सामाजिक नियमों के सब धर्म शास्त्र बनते थे, समाज कैसे चलेगा उसके अकॉर्डिंग आपको दिख रहा है कि जो ब्राह्मण्स का क्या रोल था? ब्राह्मण्स का रोल था कि सोसाइटी को टीच करना, टीचिंग देना, बेसिकली मैं आई कैन से दैट कि गाइडेंस देना, मार्गदर्शन करना। और क्षत्रियों से ये एक्सपेक्टेड किया जाता था कि वो वॉरियर होंगे, ठीक, योद्धा होते थे, किंग बनते थे ये लोग। शूद्र जो थे, वैश्य, सॉरी, तो वैश्य आपका पहले कर देता हूं, और शूद्र, तो जो वैश्य था ये बेसिकली हम कह सकते हैं आपके मर्चेंट्स,
ठीक है, बिग पीजेंट्स इस तरह का क्लास, मर्द वैश्य और शूद्र आपके पीजेंट्स होते थे, स्मॉल पीजेंट्स, लेबर, ठीक है, शूद्र और दलित, ये आपका क्लीनिंग, समाज का साफ सफाई करना। आज भी दलित समाज के लोग आप देखोगे ज़्यादा साफ सफाई का काम बेचारे करते हैं समाज में। तो कहीं ना कहीं आपको उस पुराने अतीत की जो सामाजिक नियम थे, कहीं ना कहीं आज भी आपको उनकी झलकियाँ दिखाई देती हैं। तो आप ये देख सकते हो कि ये वर्ण सिस्टम, धर्म शास्त्र के अकॉर्डिंग सबके वर्क डिफाइन थे, सबके रोल डिफाइन होते थे उस टाइम ऑफ पीरियड में, कौन क्या करेगा। ओके, तो कुछ स्टूडेंट्स ने, सभी बच्चों ने एकलव्य की स्टोरी सुनी होगी, एकलव्य की कहानी। तो एकलव्य की कहानी में बेसिकली क्या था, एकलव्य की स्टोरी में कि जो एकलव्य है वो द्रोणाचार्य के पास जाता है कि आप मुझे धनुर्विद्या का ज्ञान दे दीजिए, कि आप मुझे सिखाइए, टीच कीजिए। और वो द्रोणाचार्य उसे मना कर देते हैं कि मैं आपको नहीं सिखा सकता, क्योंकि उस समय के सामाजिक नियम ये था कि जो क्षत्रिय होंगे वही केवल वॉरियर बनेंगे, और एकलव्य एक लोअर कास्ट ग्रुप से आता था, ठीक, शूद्र था बेसिकली। तो उसको कैसे सिखाते हो एकलव्य को, तो मना कर दिया। तो उस समय बेटा ये नियम था कि सबको नियमों का पालन करना है। तो आपने अभी तक ये, आप कहते हैं कि आप द्रोणाचार्य गलत थे, उन्होंने उसका अंगूठा मांग लिया। आप इस तरीके से थिंकिंग कीजिए ना कि एक शिक्षक का काम क्या होता है, गुरु का काम क्या होता है। एक तो वो ब्राह्मण, इनका काम ही था समाज का, समाज जो चले वो नियमों से चले। उस समय का नियम ही था कि केवल जो क्षत्रिय हैं वही केवल वॉरियर बनेंगे। तो एकलव्य कैसे बन सकता था उस टाइम में वॉरियर, क्योंकि वो क्षत्रिय नहीं था, लेकिन वो उनकी मूर्ति बना लेता है और वो पूरी धनुर्विद्या सीख लेता है। और सीखने के बाद एक बार उनसे भेंट हो जाती है जंगल में, और उस समय अर्जुन भी उनके साथ थे। तो अर्जुन काफी दुखी हो जाते हैं कि मैं समझता था कि मैं ही बहुत बड़ा योद्धा हूँ, मेरे गुरु ने कहा था आप सबसे बड़े धनुर्धारी हो बनेंगे विश्व के, इस पूरे पृथ्वी लोक के। तो नाराज हो जाते हैं। तो जब द्रोणाचार्य वहां पहुंचते हैं तो वहां पे द्रोणाचार्य के सामने बड़ी कंफ्यूजन की स्थिति कि धर्म का पालन करूं, क्योंकि उस समय का धर्मशास्त्र ये कहता था क्षत्रिय ही वॉरियर बनेगा, और एक गुरु के तौर पर उनकी ये एक प्राइमरी ड्यूटी थी कि समाज नियमों से चले। तो उन्होंने उसका अंगूठा मांग लिया। तो आप ये देखिए कि किस तरीके से हमारे कहानियों में, हमारी रियल महाभारत इंसिडेंट्स में इन सब का जिक्र है। ओके, तो आप ये देखेंगे कि एनसीईआरटी भी कह रही कि क्षत्रियों से ही एक्सपेक्टेड किया जाता था कि वो वॉरियर होंगे, क्षत्रिय वर्ग से ही शासक होंगे। ठीक है, तो इसलिए मैंने पूरा आपको समझाया, यहाँ पे डिस्कस किया इन सारे पॉइंट्स को, वर्ण सिस्टम को। चैप्टर 3 में इसको फिर से हम लोग डिस्कस करेंगे। तो क्षत्रिय लोगों से ये आप एक्सपेक्टेड था कि वो वॉरियर होंगे, और रूलर्स वर एडवाइज टू कलेक्ट टैक्स। और इस धर्मशास्त्र के अनुसार शासकों का काम था कि किसानों, व्यापारियों और शिल्पकारों से, शासकों का क्या काम था, रूलर्स को क्या एडवाइस दी जा रही धर्मशास्त्र में, राजाओं को सलाह दी जा रही कि आप टैक्स कलेक्ट करें, क्योंकि यदि आपको अपने राज्य को चलाना है, महाजनपद को चलाना है, यू नीड रिसोर्सेज, यू नीड मनी, तभी तो आप आर्मी और ब्यूरोक्रेट सब मैनेज कर पाएंगे। तो राजा को एडवाइस किया जा रहा है धर्मशास्त्र में कि टू कलेक्ट टैक्स, कि आप टैक्स कलेक्शन करें, टैक्स को कलेक्ट करें। ओके, कलेक्ट टैक्सेस एंड ट्रिब्यूट फ्रॉम कल्टीवेटर्स, किसानों, व्यापारियों से, मतलब कल्टीवेटर्स, किसानों से भी आपको टैक्स कलेक्ट करना है।
बेटा उस समय आज के दौर की तरह तो इनकम पर नहीं लगता था, आज इनकम पर टैक्स लगता है। ठीक है, उस समय किसानों से, ट्रेडर से, सबसे टैक्स लिया जा रहा है। और टैक्स लेने की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि सर रिसोर्सेज, कैसे स्टेट चलेगा, कैसे आप गवर्नमेंट चलाएंगे अपनी, अगर आपके पास आप कर नहीं लोगे, टैक्स नहीं लोगे तो राजा को, शासकों का काम था, धर्मशास्त्र की था कि और किसानों, व्यापारियों और शिल्पकारों से कर लिया जाता था, कुछ रूप में लिया जाता था, प्रोक्योर्ड फ्रॉम पेस्ट्रोलिस्ट। तो क्वेश्चन आगे ये दिया जा रहा है कि वर रिसोर्सेज आल्सो प्रोक्योर्ड फ्रॉम पेस्ट्रोलिस्ट एंड फॉरेस्ट पीपल। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी ने दे दिया डिस्कशन के लिए। हमें क्या पता चल रहा है स्टूडेंट्स, हमें यहाँ से एक पॉइंट डिस्कस और धर्मशास्त्र से जानकारी मिल रही है। ठीक, देखिए धर्मशास्त्र एक कितना बड़ा सोर्स है हिस्ट्री का। उस टाइम ऑफ पीरियड के समय समाज कैसा होगा, धर्मशास्त्र से हमको पता चल रहा है। और उसी को मैं इसी लाइन पर डिस्कशन कर रहा हूँ, धर्मशास्त्र को एज अ सोर्स यूज कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। तो धर्मशास्त्र में एडवाइस दी जा रही, निर्देश दिया जा रहा है किंग को, राजा को, कि आपको टैक्स कलेक्ट करना है। टैक्स कलेक्ट करना है किनसे? कल्टीवेटर्स से, कल्टीवेटर्स से, आर्टिसियंस से और मर्चेंट से, व्यापारी से। कल्टीवेटर से, आर्टिसियन से, मर्चेंट से आपको टैक्स कलेक्ट करना है। तो धर्मशास्त्र से हमको यहाँ से क्लियर पता चल रहा है कि उस समय टैक्सेशन सिस्टम था, कर लिया जाता था। मर्चेंट से, आर्टिसियन से, कल्टीवेटर से टैक्स लिया जाता था। राजा टैक्स लेता था राज्य को चलाने के लिए। आज भी गवर्नमेंट सब टैक्स लेती है। लेकिन एनसीईआरटी में एक इंटरेस्टिंग एक क्वेश्चन आपके लिए दे दिया गया, वर रिसोर्सेज आल्सो प्रोक्योर्ड फ्रॉम पेस्टोलिस्ट एंड फॉरेस्ट पीपल, कि क्या जो रिसोर्सेज थे, क्या वनवासी जो लोग थे, जो फॉरेस्ट लोग थे, क्या चरवाहों से भी कुछ रूप में कर लिया जाता था क्या? प्रोक्योर्ड फ्रॉम पेस्टोलिस्ट, फॉरेस्ट पीपल, रिसोर्सेज आल्सो प्रोक्योर्ड, क्या संसाधनों को जुटाया जाता था, क्या टैक्स लिया जाता था इन वनवासी लोगों से, इन चरवाहों से, क्या भी टैक्स लिया जाता था? तो इसमें वी डू नॉट रियली नो, हमें वास्तविकता में तो नहीं पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि लिया जाता था या नहीं लिया जाता था। लेकिन व्हाट वी डू नो इज दैट, लेकिन एक चीज हमें यहाँ से पता चल रही है, हमें इतना तो पता चल रहा है, व्हाट वी नो इज दैट, कि रेड ऑन नेबरिंग स्टेट, अभी अभी आपको मैंने फोर्टिफिकेशन का सिग्निफिकेंस में मैंने आपको डिस्कस किया था कि जब आप सिटी का फोर्टिफाइड कर रहे हैं, जब आप सिटी को फोर्टिफाइड कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके मन में ये है कि दूसरा जो स्टेट है वो अटैक करेगा आपको, यस और नो? और वो जो मैंने आपको अभी डिस्कस कराया था कि ये जो सारे अटैक, वॉर, चाहे वो एशियन टाइम से ले लो चाहे मॉडर्न टाइम में, वो जो कुछ भी युद्ध वगैरह हो रहे हैं या हो गए हैं इतिहास में, वॉर, कॉन्फ्लिक्ट, या फ्यूचर में जो भी होंगे अब, उसका एक ही रीजन है बेटा, वो है रिसोर्सेज पर कंट्रोल। चाहे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ हो, चाहे सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ हो, या दुनिया में आने वाले जितने भी प्रेजेंट टाइम पर रूस यूक्रेन वॉर चल रहा है, ठीक है, क्या है उसका रीजन है? रिसोर्स पर कंट्रोल। ठीक, सब रिसोर्सेज पर कंट्रोल करना चाहते हैं। हर एक कंट्री जो पावरफुल कंट्री होती है वो चाहती है उसके पास और रिसोर्स रहे,
तो अपने छोटे से किसी भी कंपैरिजन देन अपने से छोटे देश पर अटैक कर देना, हमला कर देना, या कॉन्स्पिरेसी रचना किसी भी तरह की, ठीक है। तो आप देखोगे मॉडर्न हिस्ट्री से लेकर आप पास्ट तक जाइए, आपको एक क्लियर रीजन मिलेगा कॉन्फ्लिक्ट का, महाजनपद का हो या वर्तमान में दुनिया के देशों में जो लड़ाइयाँ चल रही है, मेन रीजन क्या है? रिसोर्सेस पर कंट्रोल। तो आप ये देख रहे हैं कि धर्म सूत्र में एक चीज मेंशन है, वेरी इंटरेस्टिंग। क्या मेंशन है? व्हाट वी डू नो इज दैट, हमें ये ज्ञात है कि रेड ऑन नेबरिंग स्टेट, जो आपका पड़ोसी राज्य है, पड़ोसी राज्यों पर यदि आप आक्रमण कर रहे हैं, रेड कर रहे हैं अपने नेमिंग स्टेट पर, वर रिकॉग्नाइज एज अ लेजिटिमेट मीन्स ऑफ एक्वायरिंग वेल्थ, तो ये जो संपत्ति जुटाने का उपाय है इसे वैध माना जा रहा है। रिकॉग्नाइज एज अ लेजिटिमेट, वैध कि भैया ये तो सही है, इसे सही ठहराया जा रहा है, ठीक है, इसे सही ठहराया जा रहा है। धर्म सूत्र के अनुसार यदि एक जो स्टेट है, जो महाजनपद है, धर्मसूत्र में लिखा है कि अगर एक महाजनपद दूसरे महाजनपद पर हमला करता है, रेड करता है रिसोर्सेस को एक्वायर करने के लिए, एक्वायरिंग वेल्थ, संपत्ति जुटाने के लिए, तो ये जो तरीका है इसे वैध माना जाएगा, लीगल माना जाएगा, इसे गलत नहीं माना जाएगा, इसे लीगल माना जाएगा। तो आक्रमण करके धन इकट्ठा करना भी सही माना जाता था, पड़ोसी राज्यों पर आप आक्रमण करके धन इकट्ठा करना भी सही माना जाता था। ग्रेजुअली आप देखेंगे कि धीरे धीरे सम स्टेट्स एक्वायर्ड स्टैंडिंग आर्मीज, धीरे धीरे कुछ राज्यों ने अपनी स्थायी सेनाएं, इनमें से जो 16 महाजनपद है, इनमें से इन 16 में से कुछ, तो मैंने कोड लिखवा रखा है कि 16 में से कॉन्फ्लिक्ट होते होते सब आपस में कॉन्फ्लिक्ट करेंगे रिसोर्स पे कंट्रोल करने के लिए, तो 16 में से 4 बचेंगे, 4 में 16 में से 4 हो जाएगा, यानी जितना बड़ा एरिया अभी अलग अलग 16 महाजनपद के पास है, उतना आगे चलकर वो 4 कंट्रोल करेंगे इस पूरे एरिया को, ठीक। और फिर 4 से आते आते 1 हो जाएगा, मतलब जब एक किसके एक कौन वो स्टेट है, तो वो है मगध। मगध सबसे ताकतवर बनेगा, और जितना एरिया वो 16 महाजनपद का था, वो एक टाइम में मगध हर एक महाजनपद को जीत लेगा, और ये सब 16 से 4 और 4 से 1 हो जाएगा, मगध केवल बचेगा। मगध इतना ताकतवर साम्राज्य हो जाता है क्योंकि वो रिसोर्सेज का कंट्रोल कर लेता है, ठीक। तो हम देखेंगे कि जो बहुत ही एम्बिशियस स्टेट्स हैं वो अपनी आर्मी खड़ा करना शुरू कर चुके हैं, वो अपनी आर्मी बना रहे हैं। सम स्टेट्स एक्वायर्ड स्टैंडिंग आर्मीज, धीरे धीरे कुछ राज्य अपनी सेना तैयार कर रहे हैं, ठीक है। तो इनमें से कुछ राज्यों ने अपनी स्थायी सेनाएं और मेंटेन्ड रेगुलर ब्यूरोक्रेसी और नौकरशाही तंत्र तैयार कर लिया है। मेंटेन रेगुलर ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेट्स, आपको ब्यूरोक्रेट्स चाहिए भाई, आईएएस आईपीएस चाहिए कि नहीं चाहिए देश चलाने के लिए? ब्यूरोक्रेट्स। तो उस समय भी आपको महाजनपद को यदि आपको रन करना है तो आपको इंटेलिजेंट माइंड चाहिए, ओके। इंटेलिजेंट माइंड चाहिए, तो इंटेलिजेंट माइंड किसी एग्जामिनेशन के थ्रू से आएगा, तो इसका मतलब सर उस समय भी कोई ना कोई परीक्षा होती होगी जो ब्यूरोक्रेट्स बनाए जाते होंगे राजा के दरबार में। यस, आगे चलकर हम एजुकेशन सिस्टम पर डिस्कस करेंगे। आप इसी अप्रोच के साथ एनसीईआरटी पढ़िए। आज आपको ब्यूरोक्रेट बनना है तो आपको एग्जाम देना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है? देना पड़ता है। तो अगर उस समय कोई ब्यूरोक्रेट्स बनाया जा रहा है तो क्या कोई ना कोई तो प्रोसेस होगा जिसके जरिए किसी भी एक्स वाई पर्सन को हम ब्यूरोक्रेट्स बनाएंगे, ओके। तो ये तो बात का फर्दर डिस्कशन के टॉपिक्स हैं, ये बहुत ही एनालिसिस आपको करना आना चाहिए। मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि आप कैसे एनसीईआरटी को रीड करते समय
आप किस तरीके के माइंडसेट के साथ अपनी एनसीईआरटी को रीड करें। ओके, तो मेंटेन रेगुलर ब्यूरोक्रेसी, अदर्स कंटिन्यू टू डिपेंड ऑन मिलिशिया। कुछ ऐसे बेटा महाजनपद पीछे जो अन्य महाजनपद थे, बाकी राज्य अभी भी मतलब कुछ ने तो अपनी स्टैंडिंग आर्मीज बना ली हैं, स्थायी सेनाएं, स्टैंडिंग आर्मीज। क्या पता चल रहा है कि कुछ जो महाजनपद है उन्होंने स्टैंडिंग आर्मीज बना ली हैं, अपने अधिकारी अपनी नौकरशाही तंत्र तैयार कर लिया है, मेंटेन रेगुलर ब्यूरोक्रेसी। जबकि अदर्स, बाकी के जो राज्य हैं, अदर्स कंटिन्यू टू डिपेंड ऑन मिलिशिया, अभी भी सहायक सेना पर मिलिशिया, सहायक सेना पर मिलिशिया, सहायक सेना पर निर्भर थे। मिलिशिया शब्द क्लास 9 फ्रेंच रिवॉल्यूशन में आपने शायद पढ़ा हो। पीपल्स आर्मी, जिसमें जनता का सहयोग भी लिया जाता है टाइम पढ़ने पर, मिलिशिया सहायक सेना पर निर्भर थे। और ये जो रिक्रूटेड मोर ऑफन देन नॉट, और जो प्राय कृषक वर्ग से नियुक्त किया जाता था, फ्रॉम द पीजेंट्स। जरूरत पड़ी किसानों को ही आपने जवान बना दिया, जय जवान जय किसान का नारा लगा रहे। ओके, मतलब उन्हीं पीजेंट्स वो किसानी भी कर रहे हैं, जरूरत पड़ी तो उन्हें जवान भी बना दिया, जवान का काम खत्म हो गया, किसान बन गए। ये सिस्टम चला रखा था इन्होंने। कुछ राज्य जो अब वो, आप बेटा का किसी राज्य में ऐसा है मिलिशिया है, तो यू कैन से दैट कि सर इस स्टेट के पास इतना रिसोर्स नहीं है कि ये एक स्टैंडिंग आर्मी का खर्च वहन कर सके। स्थायी सेना का खर्चा वही कर सकता है ना जिसके पास मनी होगी। यस आर नो? तो मगध जैसे स्टेट्स के पास उस समय स्टैंडिंग आर्मी होती थी, और सबसे लार्जेस्ट आर्मी थी मगध की। ओके, ये आपको सिर्फ मेंस नहीं, आर्मी में आपको आपके सेना में घोड़े भी होंगे, हाथी भी होंगे, सबका खर्चा चलाना है। स्टैंडिंग आर्मी रखना बहुत बड़ी बात होती थी उस टाइम में। और कुछ राज्यों के पास स्थायी सेना बन चुकी थी। बाकी जो गरीब महाजनपद होंगे जिनके पास इतने रिसोर्स नहीं होंगे, तो वो कृषक वर्ग से ही नियुक्ति कर लेते थे। ठीक, तो आपका ये टॉपिक मैंने पूरा करवा दिया। ओके स्टूडेंट्स, तो आप मेरे साथ हिस्ट्री की क्लास कंटिन्यू करते रहिए। फर्दर क्लासेस में हम लोग 2.2 डिस्कस करेंगे। आज की क्लास को यहीं पर ओवर करूंगा मैं, और हम लोग मगध का पढ़ेंगे। तो बेसिकली ये पैराग्राफ बहुत अच्छे, लेक्चर 3 और लेक्चर 4, आज का जो लेक्चर 4 है इसको बहुत अच्छे से आप वॉच कर लीजिए, क्योंकि अब आप नेक्स्ट आपको जो लेक्चर मिलेगा वो मगध के ऊपर मिलेगा। ओके स्टूडेंट, तो आज की क्लास को मैं यहीं पे कंक्लूड करूंगा, खत्म करूंगा आज की क्लास को। ओके, तो व्हाट टू लर्न मोर about how ancient state laid the foundation of modern India. Want to learn more about, यदि आप और ज़्यादा सीखना चाहते हैं these ancient states के फाउंडेशन को मॉडर्न इंडिया में के कंटेक्स्ट में, तो मेक श्योर टू प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू योर सोशल वॉरियर चैनल, और टुगेदर लेट्स अनकवर द लेयर्स ऑफ हिस्ट्री दैट सेव्ड आवर नेशन। और मिलकर हम लोग एक एक परत दर परत, लेयर टू लेयर हम लोग स्टडी करेंगे, हर एक परत को हटाएंगे और देखेंगे अपने भारत के इतिहास को जिसने आज के भारत का निर्माण किया है। ओके स्टूडेंट, तो सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल सोशल वॉरियर फॉर हिस्टोरिकल कंटेंट। थैंक यू सो मच।